दोस्तों उर्जित एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय, ये इसका तीसरा पार्ट है। इसके पहले 2 पार्ट उर्जित एकेडमी में अपलोड हो चुके हैं। अब ये तीसरे पार्ट पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों इसके बाद 2 पार्ट अभी और आएंगे, क्योंकि अब यहाँ से जो है काफ़ी चीज़ें थोड़ा सा बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह से वायसराय हुए और कार्यकाल हुआ। इसके अलावा दोस्तों जो कार्य इनके दौरान जो है, जैसे हम वायसराय और गवर्नर जनरल जो हम पढ़ रहे हैं, इसके बीच में अगर जो कुछ क्वेश्चन मिस हो रहे हैं, वो क्वेश्चन 1 लाइनर प्रश्नों के उसमें जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद जैसे ये वायसराय ख़त्म होगा, कोशिश करूँगा कि मैं अगले वीडियो में यानी पार्ट 4 में जो वायसराय और बच जाएंगे उनको मैं पूरा कंप्लीट करवा दूँ। इसके बाद दोस्तों जो एक्ट आए थे, ठीक है, चाहे जो रेगुलेटिंग एक्ट हो या पीट्स इंडिया एक्ट हो, ठीक है, ये चाहे 19 का हो, मार्ले मिंटो सुधार हो, ये सारे जो चीज़ें आई थी, जैसे 1919 का अधिनियम है, तो इस जो भी चीज़ आई है, 1935 का अधिनियम है, तो दोस्तों ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न जो है बनते हैं और ये भी बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। दोस्तों मैं एक और बता दूं कि 1000 प्रश्नों का जो एमपी के टेस्ट चल रहा है, वो 4 वीडियो जो है हो चुके, यानी 4 टेस्ट हो चुके हैं। 5वां वीडियो कल अपलोड किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। हर दिन जो है हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से 10 टेस्ट होंगे दोस्तों। 1000 मध्य प्रदेश के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और मैक्सिमम जो है वो प्रश्न आए हुए हैं और आने की भविष्य में संभावना है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे जिन गवर्नर जनरल की, वो है लॉर्ड लैंसडाउन। दोस्तों इनका कार्य, इसके पहले हमने डफरिन पढ़ा था, लॉर्ड डफरिन। आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड लैंसडाउन। 1888 से 1894 तक इनका कार्यकाल रहा है। ज़्यादा कुछ विशेष नहीं रहा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसमें हम याद रख सकते हैं कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, ठीक है, जो डूरंड रेखा है, उसी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अक्सर पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको क्या नाम दिया है, या जो भारत और चीन के सीमा के बीच है जो लाइन है, जैसे उसे मैकमोहन कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है, सीमा रेखा, उसे रेड क्लिफ कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से काफ़ी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों जो डूरंड रेखा है, अब तो पहले जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो भारत का ही हिस्सा था, तो उसको डूरंड कहा जाता था। लेकिन अब जो डूरंड रेखा है वो बेसिकली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य में है। तो इस दृष्टि से दोस्तों ये जो है इन्हीं के कार्यकाल में, ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में ही भारत और अफ़गानिस्तान, भारत इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उस समय पे जो पाकिस्तान है वो भारत के, पूरा हिंदुस्तान भारत के तहत आता था, इसलिए इसमें भारत लिखा हुआ है। तो भारत और हम पढ़ेंगे भी भारत ही, क्योंकि हम 1888 से 94 के बीच की बात हम कर रहे हैं, इसलिए जो है हम उसको उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा, जिसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता था, इसका निर्धारण 1893 में लैंसडाउन के समय में ही हुआ है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का जो निर्धारण हुआ है वो किस गवर्नर जनरल के जो है कार्यकाल में हुआ है, तो वो है लैंसडाउन। इसके बाद इस रेखा का निर्धारण ब्रिटिश अधिकारी सर मोर्टिमर डूरंड ने किया था, इसलिए इसका डूरंड जो है इसका नाम पड़ा। और अफगान है, अमीर अब्दुल रहीम खान के बीच हुआ था। ये 2 अधिकारी हैं, इनके और इनके बीच में जो है ये हुआ था। इसके बाद जो है पहला जो कारखाना अधिनियम आया था वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था 1882 में। अब दूसरा जो आया है 1892 में, ठीक है। इसमें दूसरा कारखाना अधिनियम है, इसके में महिलाओं को 11 घंटे प्रतिदिन काम करने के प्रतिबंध लगाया गया। मतलब 11 घंटे महिलाएं काम नहीं करेंगी। देखिए जो ये अधिनियम आते हैं, जैसे कारखाना अधिनियम हो गया, जिसमें क्या होता है कि जो कर्मचारी हैं, चाहे तो उनको किस तरह से जो है सुविधाएं दी जाए, ठीक है, उनको क्या क्या, मतलब एक प्रकार का नियम बनाए जाते हैं कि कोई भी कर्मचारी होगा, मजदूर होगा, वो किस तरह से काम करेगा, कितना उसको वेतन दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें उसके तहत आती हैं। तो इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे, मतलब जो छोटे बच्चे हैं, 15 साल से या 10 साल के कम आयु के बच्चे हैं, उनको कारखानों में काम नहीं करने दिया जाएगा, और जो महिलाएं हैं वे प्रतिदिन 11 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगी। ये सारी चीज़ जो है इसके तहत इसमें शामिल की गई। अब इसके बाद जो है हम अगला देख लेते हैं। अगले जो है 1894 और 1899
के बीच में जो है लॉर्ड एल्गिन आए। इनके बीच में जो है बेसिकली ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न जो है आया हुआ है। तो एल्गिन की हम बात कर रहे हैं, तो लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में भारत में क्रांतिकारियों की शुरुआत हुई। ठीक है, यहाँ से जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं यहाँ से शुरू हो गई थी, है ठीक है। तो जो पूना के चापेकर बंधु थे, पूना यानी जो महाराष्ट्र में है, इनके चापेकर बंधु थे, और दामोदर हरि चापेकर और कृष्ण हरि चापेकर, ये दो बंधु थे, जिसे चापेकर बंधु कहा जाता है। जैसे अली बंधु थे, जो हम पढ़ेंगे अभी खिलाफत आंदोलन में, तो अली बंधु थे। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे जो है चापेकर बंधु थे, दामोदर हरि चापेकर, ठीक है। और कृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर ने क्या किया, ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर को क्या हुआ, WC रैंड था, इनको गोली मार के हत्या कर दी। भारत की ये प्रथम राजनीतिक हत्या थी, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि रैंड जो थे, WC रैंड की हत्या किसने की, तो चापेकर बंधु ने की। दोस्तों जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो उसमें ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो चापेकर बंधुओं ने क्या की थी, WC रैंड की जो है हत्या की थी, प्लेग कमिश्नर WC की हत्या की थी। इसके बाद जो अगला है, लॉर्ड एल्गिन के समय में ही भारत में देशव्यापी अकाल पड़ा था, ठीक है, जिसमें करीब 45 लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इस तरह से अकाल पड़ा था कि लगभग जो 45 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगला हम देखते हैं, इसमें दो दो तीन तीन इसलिए शामिल किया गया है कि इनके कार्यकाल में इतना कोई ज़्यादा विशेष हुआ नहीं। जो होने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यही इम्पोर्टेंट है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है लॉर्ड कर्जन। इनके समय में ये बहुत सारी गतिविधियाँ हुई, और देखा जाए तो 1857 क्रांति के बाद जो है फिर जो देश में एक प्रकार का क्रांति और लोगों की एकता जोश हुआ, तो वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से ही स्टार्ट हुआ था। चलिए हम देखते हैं। तो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था दोस्तों, थोड़ा सा इसमें सुधार भी देखा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो 1899 से 1805 तक ये रहे। तो लॉर्ड कर्जन ने भारत में व्यापार, वाणिज्यिक प्रसार और बेहतर नियंत्रण के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना की, ठीक है। क्या किया, पहला जो पॉइंट है, इनके कार्य पढ़ रहे हैं हम। कर्जन ने भारत में व्यापार, वाणिज्य के प्रसार तथा बेहतर नियंत्रण के लिए वाणिज्य विभाग, उद्योग विभाग की स्थापना की। अब ये पूछा जाता है कि भाई ये कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना की गई। दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना की गई लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। इसके बाद अगला पॉइंट है, 1901 में सर कोलिन स्कॉट की अध्यक्षता में सिंचाई विभाग में सुधार के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई, ठीक है। अगला जो है 1902 में कर्जन ने सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया, ठीक है। पुलिस आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई, 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में की गई। इस आयोग को प्रत्येक प्रांत में पुलिस प्रशासन के कुशल कामकाज की जांच के निर्देश दिए गए, और आयोग के सुझावों के आधार पर प्रांतीय पुलिस सेवा गठन किया गया तथा केंद्रीय आपराधिक गुप्तचर विभाग यानी CID जिसे बोला था CID का भी जो है क्या किया गया, यहाँ पे गठन किया गया। इन्हीं के कार्यकाल में CID का भी गठन किया गया। दोस्तों अगर कोई भी समिति बनाई जाती है, समिति बनाने का मतलब ये होता है कि उस क्षेत्र में उनको पूरी तरह से कि कोई मतलब किस तरह से उसको लागू किया जाएगा, क्या 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 प्रावधान होंगे, ये सारी चीज़ें जो है उस समिति के तहत जो है सुझाव दिया जाता है, और फिर जो गवर्नर जनरल से उस सुझाव को कितना मानना है वो उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो समिति यही काम करती है। जैसे अगर हम बात करें कि आज जो भारत संसद जो संसदीय प्रणाली है उसमें जो समितियां गठित की जाती हैं, संसदीयों का काम ही यही होता है कि वो अपनी चीज़ें मतलब अपने रिकमेंड करें कि जिस टॉपिक पे समिति बनी है उसको किस तरह से लागू किया जाएगा, उसे क्या लाभ होंगे, भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ठीक यहाँ पर यही हुआ कि पुलिस आयोग का गठन किया गया इनकी अध्यक्षता में, और ये सारी चीज़ें उनको बतानी थी। इससे अगला पॉइंट है, लॉर्ड कर्जन के समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य भी हुए। जैसे 1905 बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है। ये सबसे मतलब कहा जाए तो ये बहुत ही बड़ा जो है एक प्रकार का दुखद रहा। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, और लॉर्ड कर्जन ने ये कहते हुए बंगाल का विभाजन किया कि जो प्रशासनिक नहीं मतलब बंगाल प्रांत बड़ा क्षेत्र होने के कारण उस जो है प्रशासनिक असुविधा हो रही है शासन करने में, इसलिए उसने दो भागों में बांट दिया, ठीक है। इसलिए इसे बंगाल का विभाजन कहा गया। दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ कि बंगाल का इसने उस समय पे क्या हुआ कि जो बंगाल एक बड़ा प्रांत था, और वहाँ पर एक मुस्लिम और हिंदू के बीच में एक एकता बनती जा रही थी।
उसी को देखते हुए जो है लॉर्ड कर्जन ने सोचा कि अगर ये एकता बनेगी तो हमारे लिए खतरा होगा, तो इसलिए उन्होंने प्रशासनिक जो सुविधा का आड़ लिया। ठीक है, उसने किसका लिया? प्रशासनिक सुविधा का आड़ लेके उसके आड़ में उसने क्या किया कि बंगाल का विभाजन किया। और क्या कहा उसमें? प्रशासनिक सुविधा का हवाला दिया कि 1905 में जो है 1905 में दो भागों में उसको विभाजित कर दिया। तो इस तरह से पूर्वी बंगाल हुआ और क्या क्या हुआ? पश्चिमी बंगाल हुआ। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। इसके बाद क्या हुआ कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के बीच बात क्या हुआ? पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के बीच हवाला दिया गया प्रशासनिक सुविधा का कि यह हमें शासन करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए दो भागों में विभाजित किया। तो आज जो पश्चिमी बंगाल है, तो आज हमारा पश्चिमी बंगाल हमारे पास है, और जो पूर्वी बंगाल है वो बेसिकली पूर्वी बंगाल जो है वो बांग्लादेश कहलाता है। ठीक है, तो वो हो गया। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि अगला हम पॉइंट देख रहे हैं कि उसने प्रत्येक स्मारक अधिनियम, इसमें मतलब एक प्राचीन स्मारक अधिनियम बनाया 1904 में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारक अधिनियम, जिसके द्वारा सरकार तथा स्थानीय निकायों के लिए पुरातात्विक महत्व के स्मारकों का संरक्षण बाध्यकारी कर दिया और उसको विध्वंस करने पर जो है अपराध घोषित किया। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कदम था। यानी जो हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, चाहे ताजमहल हो या लाल किला हो, इस तरह की अगर कोई भी सॉरी दोस्तों, अगर इस तरह के अगर कोई भी स्मारक हैं, ठीक है, पुरातात्विक महत्व के, तो उसको संरक्षण किया जाएगा, ना कि उसको जो है तोड़ा जाएगा। अगर इस तरह से अगर कोई स्मारक को तोड़ता है तो उसको एक प्रकार का अपराध घोषित किया जाएगा। दोस्तों हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो अनुच्छेद 51 का में जो है रूस के द्वारा हमने उसे अपनाया है, तो जो मौलिक कर्तव्य हैं उस कर्तव्य में भी ये बताया गया है कि जो सरकारी स्मारक हैं, सरकारी संपत्ति है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राचीन स्मारक अधिनियम जो है किसने पारित किया? लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पारित किया। अगला पॉइंट है 1905 में सरकारी रेल मार्ग का रेल विशेषज्ञ के सुझाव के अनुसार प्रशासनिक नियंत्रण मामलों के लिए रेलवे बोर्ड का गठन किया। यानी रेलवे बोर्ड का गठन किसने स्टार्ट किया? 1905 से किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जितने हम गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो उनकी जो विशेषताएं हैं, देखिए कोई भी व्यक्ति हो उसके हमेशा अच्छे एस्पेक्ट्स और जो उसके बुरे एस्पेक्ट्स वो देखे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर उन्होंने जैसे उन्होंने बंगाल का विभाजन किया, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा, ये उस समय के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि जिस तरह से यूनिटी बन रही थी और इसके बाद जिस तरह से उसने सुधार किए, तो वो दोनों चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से प्रश्न जो है बनता है। तो रेलवे बोर्ड का गठन इन्हीं के कार्यकाल में 1905 में हुआ। प्राचीन स्मारक अधिनियम इन्हीं के उसमें हुआ। इसके अलावा बंगाल का विभाजन भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही पुलिस आयोग का भी गठन किया गया। 1901 में सिंचाई विभाग सुधार के लिए एक आयुक्त का भी गठन किया गया। इसके साथ ही साथ जो है वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना भी इन्हीं के कार्यकाल में की गई। चलिए हम अगला देख लेते हैं। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति का निरीक्षण करने एवं उसकी कार्यक्षमता में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए एक आयोग का गठन किया। ठीक है, एक आयोग का गठन किया किसके लिए? विश्वविद्यालय की स्थिति में निरीक्षण किया और किस तरह से अच्छा किया जाएगा उसको सुझाव के लिए एक आयोग का गठन किया। ये आयोग ने सुझाव के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखने हैं, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बहुत इतनी महत्वपूर्ण है कि ये प्रश्न बहुत बार एमपीपीएससी में और व्यापम में पूछा गया, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक बार आप इसे रीडिंग करेंगे डेफिनेटली आपको जो है याद ही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। दोस्तों एक हमने लॉर्ड मिंटो पढ़ा था, ठीक है, ये 1813 करीब। अब हम पढ़ रहे हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय, सेकेंड नंबर। दोस्तों जो भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल में है, जो पुरानी विधानसभा है जिसे मिंटो हॉल कहा जाता है, दोस्तों इन्हीं के नाम पे पड़ा है। ये उस समय पर ये भोपाल में निरीक्षण के उसमें आए और वहाँ पे रुके थे। तो आज भी जो है मिंटो हॉल के नाम से पुरानी विधानसभा को हम जानते हैं। तो ये वही मिंटो हैं, लॉर्ड मिंटो। दोस्तों लॉर्ड मिंटो के जो शासनकाल रहा, इन्हीं शासनकाल में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आगा खां और जो है बंगाल के
जो नवाब थे सदुल्ला, उनके जो है दोनों के साथ सहयोग से मुस्लिम लीग की 1906 में क्या हुई, स्थापना की गई। ठीक है, क्या हुआ दोस्तों, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, मुस्लिम लीग के बारे में पूरा डिटेल में कि क्या हुआ था कि पूरा। अभी यहाँ पर केवल हम, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ गवर्नर जनरल, तो इसलिए जो है हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और जब मैं पूरा भारतीय जब इतिहास में पढ़ाऊँगा, भारत के इतिहास के बारे में, जो उनकी स्वतंत्रताएं हैं, क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, उसमें जो है जब ये पॉइंट आएगा, मुस्लिम जितने लीग बने, मुस्लिम लीग हो गया, होम रूल आंदोलन हो गया, तो उसके तहत जो है जब मैं पढ़ाऊँगा इसको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगला पॉइंट है कि इन्हीं कार्यकाल में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। लॉर्ड मिंटो कार्यकाल में 1907 में जो है गुजरात कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ और उसमें फूट पड़ गई। क्या हुआ, फूट पड़ गई और कांग्रेस जो है दो भागों में विभाजित हो गया। किंतु 2016 फिर 1916 में फिर लखनऊ अधिवेशन में पुनः जो इनका एकीकरण भी हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट जो है लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल में, लॉर्ड मिंटो के समय में ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम अधिनियम पढ़ेंगे, एक्ट पढ़ेंगे। तभी हम केवल देख लेते हैं मार्ले मिंटो सुधार हुआ, पारित हुआ। इसमें क्या हुआ कि मुसलमानों और हिंदुओं को बांटने की कोशिश की गई। कैसे, इन्होंने जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो है निर्वाचन मंडल है, उसमें क्या अलग अलग कर दिया। ठीक है, अलग अलग कैसे किया, जिसमें सरकार ने भारतीय प्रतिनिधित्व मामूली बढ़ोतरी हुई और हिंदू मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, यानी हिंदुओं के लिए अलग निर्वाचन मंडल और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल जो है उन्होंने कर दिया। ये सबसे जो है इस अधिनियम के सबसे जो है रोज़ मतलब काफ़ी, जो हमारी कांग्रेस थी उस समय पे, जो आज भी कांग्रेस है, जो उसमें कांग्रेस जो 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ था, ये उसने जो है इसका बहुत विरोध किया। ठीक है, कि अलग निर्वाचन मंडल का जो है गठन किया गया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पार्लियामेंट्री सुधार किस पार्लियामेंट्री सुधार में सबसे नहीं सॉरी, इसमें पूछा जाता है अक्सर कि जो अलग निर्वाचन मंडल है ये कब किया गया, किसकी गवर्नर जनरल के उसमें किया गया। ठीक है, और पार्लियामेंट्री सुधार के तहत सबसे दुखद क्या रहा, तो दोस्तों हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन मंडल जो है का गठन करना ही जो है मंडल बनाना ही सबसे दुखद रहा लॉर्ड मिंटो के द्वारा। अगला हम देख लेते हैं कि इन्हीं के कार्यकाल में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई, क्योंकि उन्होंने प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर कलकत्ता में मजिस्ट्रेट किंग फोर्ट की जो गाड़ी बग्घी थी उसमें उन्होंने बम फेंक दिया था। ठीक है, वो अलग बात थी कि बम जो है उन पर नहीं गिरा, साइड में गिरा, पर उसी की जो है उन्हें फांसी दे दी गई खुदीराम बोस को। ठीक है, मिंटो के कार्यकाल में 1908 में बाल गंगाधर तिलक है उनको 6 वर्ष की सज़ा हुई, क्योंकि तिलक ने क्रांतिकारी जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे, ठीक है, इन दोनों क्या किया, हाँ, बम हमले का समर्थन किया और उन्हें बर्मा जेल में भेज दिया गया। ठीक है, यानी इन्होंने जो बम फेंका उसका इन्होंने समर्थन किया, इसी कारण जो है इन्हें बर्मा जेल में भेज दिया गया 6 वर्ष के लिए। लॉर्ड मिंटो के समय में अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई। तो दोस्तों जो ये राज करो नीति अपनाई, इसी की तरह इन्होंने क्या किया, बांटो और राज करो, यानी जो हिंदू थे और जो मुस्लिम थे इनको क्या किया गया, इनको दोनों को बांटने की कोशिश की है। इसी का परिणाम रहा जो पार्लियामेंट सुधार आया, उसमें अलग निर्वाचन मंडल का जो गठन किया गया, हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग। चलिए हम अगले देख लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 तक। मुख्य घटना इनके बीच में रही 1911 में जार पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दोस्तों इसके पहले दिल्ली दरबार का आयोजन जो है लॉर्ड लिटन के समय हुआ था, जिन्होंने वर्नाकुलर टैक्स एक्ट लगाया था। ठीक है, उनके समय पे हुआ था। इसके बाद कब हुआ, जार पंचम के दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। साथ ही बंगाल बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ दोस्तों, जो है ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इन्हीं के समय बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। ठीक है, इन्होंने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया, हार्डिंग ने जो है बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। 1911 में बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा अलग राज्य बने। ठीक है, पहले ये अवध के नाम से जाने जाते थे, फिर क्या किया गया, इनको बंगाल से अलग कर दिया गया, तो ये क्या बने गए, ये बिहार और उड़ीसा नाम से 2 नए राज्य बने। हार्डिंग के कार्यकाल में ही भारत की राजधानी जो है दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, यानी 1912 में 11-12 में जो है भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता से कहाँ शिफ्ट हुई, दिल्ली शिफ्ट हुई। दोस्तों जो इस तरह के प्रश्न होते हैं कि राजधानी जो करने वाले होते हैं, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। चाहे जीवाजी राव द्वारा जो राजधानी शिफ्ट की गई उनकी उज्जैन से ग्वालियर, या राजा भोज द्वारा उज्जैन से धार नगरी को अपनी प्रमुख बनाया गया, राजधानी बनाई गई,
उसी प्रकार जो है इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो अक्सर प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि रद्द किया गया बंगाल विभाजन, और बंगाल से अलग करके बिहार उड़ीसा का निर्माण हुआ, यानी जो उड़ीसा और बिहार जो राज्य बने उस समय पे जो अलग बने, अलग अलग हुए, वो 1911 में हुए, और 1911-12 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। इसके बाद हम देखते हैं हार्डिंग के समय में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसके लिए भारत का समर्थन पाने में स्वतंत्र भारत ने भी इसका समर्थन किया था, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी महात्मा गांधी ने, और इसलिए महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, हार्डिंग के समय में 1913 में फिरोज शाह मेहतरा ने बॉम्बे क्रॉनिकल तथा गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन भी किया था। हार्डिंग के कार्यकाल में तिलक ने 1915 में तथा एनी बेसेंट ने ही सितंबर में, यानी अप्रैल में होम रूल आंदोलन चलाया गया। दोस्तों, 2 होम रूल आंदोलन चलाए गए। ध्यान रखिएगा, दोनों, अगर एनी बेसेंट का नाम आएगा तो इनका नाम नहीं आएगा तिलक का, अगर तिलक का आएगा तो इनका नहीं आएगा। तो जो होम रूल आंदोलन था वो 1915 में चलाया गया तिलक के द्वारा अप्रैल में, और जो एनी बेसेंट का था वो सितंबर में 1915 में किया। इन दोनों के थोड़ा क्षेत्र अलग अलग थे। बेसिकली जो है इनका तिलक का था वो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र अधिकतर था, और एनी बेसेंट का पूरे भारत में होम रूल आंदोलन इन्होंने चलाया। अब दोस्तों, ये होम रूल लीग क्या था इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। 1916 में जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। दोस्तों, इन्हें ध्यान रखिएगा, इनका निकनेम है, निकनेम क्या है, महामना। महामना एक ट्रेन भी चलती है, महामना एक्सप्रेस, तो ये इनका निकनेम है महामना। तो मदन मोहन मालवीय को ही कहा जाता है। तो 1916 में, ठीक है, 1916 में जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसका भी निर्माण जो है, स्थापना ये महामना जी ने ही किया। अगले जो वायसराय थे, अब क्योंकि वायसराय हम बात करेंगे, विलियम उनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वायसराय और क्योंकि उन परिवर्तित कर दिया गया है, दोनों मतलब गवर्नर जनरल ही है, क्योंकि उनको शक्तियाँ हो गई और शक्ति ज़्यादा प्राप्त हो गई, कार्यक्षेत्र उनके थोड़ा बढ़ गए, और इसलिए उनको नया पद दे दिया गया वायसराय। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 तक, इनके कार्यकाल में तिलक और एनी बेसेंट ने अपने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। ठीक है, समझौता ये हुआ कि जो अलग निर्वाचन मंडल बना पार्लियामेंट्री सुधार में 1909 में, उसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, जब कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि पहले कांग्रेस के सख्त खिलाफ थी, जब कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर लिया तो मुस्लिम लीग ने भी क्या कहा कि हम आपका साथ देंगे, स्वतंत्रता में साथ देंगे, साथ ही साथ ये भी कहा कि आपके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए दोनों के बीच समझौता हुआ, इसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कांग्रेस मुस्लिम लीग की जो समझौता कब हुआ, 1916 में हुआ, और कांग्रेस पैक्ट किस नाम से जाना जाता है, ये इन्हीं के नाम से जाना जाता है, 1916 में हुआ। इनके समय में ही भारत में शौकत अली, मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। बाद में गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन का भी समर्थन भी मिला। ठीक है, क्या हुआ कि जो शौकत ये थे, यहाँ पर खिलाफत आंदोलन क्या है, खिलाफत आंदोलन दोस्तों इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो तुर्की के जो है वहाँ के खलीफा हुआ करते थे। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ उनको सुविधाएं जो थी वो वापस ले ली। इसके विरोध में जो है या भारत में भी, क्योंकि मुसलमानों के लिए वो पवित्र थे, तो इसके जो है उनको विरोध स्वरूप भारत में भी इसका विरोध हुआ, और विरोध स्वरूप जो है ये खिलाफत आंदोलन चला। और जिसमें से कि अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली ने जो है विशेष तौर पे जो क्या किया, आंदोलन किया। साथ में महात्मा गांधी ने भी इनका भरपूर सहयोग दिया, और आगे चल के जो है ये धीरे से असहयोग आंदोलन में आगे शामिल हो गया। अब इसको 1920 में ही क्या है, मोहम्मद एंग्लो इंडियन कॉलेज सर सैयद अहमद द्वारा 1875 में स्थापित किया गया था, वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया 1920-21 में। ठीक है, जो आज हम पढ़ रहे हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है पढ़ते हैं हम उत्तर प्रदेश में, वो बेसिकली जो सैयद अहमद खां है, जो जिन्होंने 1875 में इसकी स्थापना की थी। अब वो मोहम्मद एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज नाम था पहले। ठीक है, सैयद अहमद खान ने 1875 में बनाया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में वो कन्वर्ट हो गया किसमें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वो कन्वर्ट हो गया। इसके बाद चैम्सफोर्ड कार्यकाल में ही सर सिडनी रॉलेक्ट ने जो है क्या किया, सिडनी रॉलेक्ट ने एक्ट पारित किया, जिसे रॉलेक्ट एक्ट के नाम से कहा जाता है। वो 1819 1818 1819 के बीच में हुआ। इसमें क्या होता था कि
की जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ होती थी, ठीक है, तो किसी को भी उनको जिसको शक हो जाता था तो शक के आधार पर वो गिरफ्तारी कर लेते थे और उसकी जमानत भी नहीं होती थी। इसका जो है जो बहुत ही विरोध किया गया और इसे क्या क्या इसे काला कानून भी कहा गया। मतलब संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था, इसके मुकदमा चलाया जाता था और उसमें जमानत भी नहीं होती थी। नो वकील नो दलील और नो वकील नो दलील नो अपील भी इसे कहा गया। इसके बारे में जो है महात्मा गांधी ने कहा नो वकील नो दलील नो अपील जो है काला कानून कहा। इसके अलावा जो है यहाँ पे चंपारण आंदोलन भी 1917 में हुआ, ठीक है, जो महात्मा गांधी ने, इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे चंपारण आंदोलन के बारे में। महात्मा गांधी ने भी क्या किया, महात्मा गांधी ने नील किसान थे बिहार के चंपारण के, ठीक है, तो वहाँ पर तिनकठिया प्रणाली के तहत जो है उनको नील उगाने के लिए कहा जाता था और कर बढ़ा दिया गया। तो इन सब चीज़ों पे जो है महात्मा गांधी ने भी आंदोलन किया। दोस्तों इसका हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसी के तहत आया क्योंकि गवर्नर जनरल उस समय यही थे, तो ये सारी चीज़ें इन्हीं के कार्यकाल में हुई, तो इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है जलियांवाला बाग जो बहुत ही वो रहा, बहुत ही दुखद रहा। जलियांवाला 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग जो है जो सत्यपाल सप्रू और और एक सत्यपाल किचलू, दो नाम के व्यक्ति थे जो कि रोलेट एक्ट के तहत जो है गिरफ्तार कर लिए गए थे। इन्हीं के विरोध स्वरूप बहुत सारे लोग अमृतसर में इकट्ठा हुए थे, क्योंकि जो रोलेट एक्ट था उसी के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्योंकि इसका विरोध किया गया, विरोध के तहत काफ़ी लोग इकट्ठे हुए। अब उसमें जो जनरल डायर थे उसने बिना बोले, बिना किसी परमिशन लिए अंधाधुंध गोलियां बरसाईं और हजारों की तादाद में लोग मारे गए और काफ़ी तादाद में जो है घायल हुए। तो यही जलियांवाला बाग हत्याकांड था। इन्हीं के समय में जो है मॉन्टेग्यू 1919 का जो है एक अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार भी कहा जाता था। इसमें बहुत सारी चीज़ें सुधार की गई, तो दोस्तों वो हम अधिनियम के तहत पढ़ेंगे। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1917 में शिक्षा का सैडलर आयोग आया। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सैडलर आयोग किससे संबंधित है, शिक्षा संबंधित है, तो ये इन्हीं के समय पर आया। अब दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ बताने के लिए है, पर वो इस अधिनियम के तहत है, ठीक है, इनके कार्यकाल में अधिनियम के तहत है। दोस्तों उस अधिनियम पे हम अलग से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक लास्ट वीडियो बचा हुआ है गवर्नर जनरल तथा वायसराय से, इसके बाद हम अधिनियम लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम, और उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों जितने मैं बताता जा रहा हूँ गवर्नर जनरल, बस आपको एक एक बार जो है इनको रीडिंग मारना है, एक एक बार इन सारे वीडियो को देखना है, जिससे कि एग्ज़ाम में आए तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएँ। यहाँ से भी एक एक क्वेश्चन जो है बनता ही बनता है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, गुरुजीत एकेडमी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।